अमीर है कोई व्यक्ति तो वो कानून का मजाक बना देता है, ऐसा हमने देखा है। तो पूर्वांचल में अदालत को कहते हैं कि आवा मतलब आओ, द मतलब दो, ल से लड़ो और त से तबाह हो जाओ। ये वकीलों के अंदर कैसा माहौल रहता है या क्या कंपटीशन होता है आपस में? लालू यादव, शरद यादव और रामविलास पासवान ये सब लोग देवगौड़ा के पास गए और बंद कमरे के अंदर जो हुआ मैं वो कहना नहीं चाहता। उसके बाद देवगौड़ा ने तय कर लिया कि हमें लालू जी को फिक्स करना है, हर हाल में फिक्स करना है। जितना मुश्किल हिंदू से मुसलमान होना है उससे भी ज्यादा मुश्किल मुसलमान से हिंदू होना है। एक बात कहता, केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री नहीं होता और ऐसा ही कोई चार्ज होता जेल जाता क्या? जो राजनीतिक लोग होते हैं ना, एक गिद्ध, इनको डेड बॉडी खानी होती है। प्रदीप सर, आपका अरुण पंडित शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अरुण जी। हम लोग जहाँ से आते हैं कॉमन मैन मिडिल क्लास, एक बात बहुत कॉमनली कही जाती है कि सफेद कोट वालों से, खाकी वालों से और काले कोट वालों से बच के रहना जिंदगी भर। तो पब्लिक के मन में ये कंसेप्शन वकीलों को लेकर क्यों बन गया? देखिए, ऐसा है कि जैसे पुलिस है, वकील है और डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए भी इन तीनों के बारे में कहा जाता है कि इनसे दूर रहो। और दूर रहने के लिए क्या करना है आपको? किसी पचड़े में नहीं पड़ोगे तो वकील के चक्कर में नहीं पड़ोगे, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ोगे, कोई आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी तो आप डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़ोगे। ये जो तीन चीजें हैं जरूरी जरूर हैं, आपको बहुत जरूरी हैं समाज के लिए, लेकिन अगर आप इनके चक्कर में नहीं पड़ो तो अच्छा है ना, आपका जीवन खुशहाल है। अगर आप कोई आदमी मुझे ये बोले कि मैं आज तक किसी डॉक्टर के यहाँ नहीं गया, किसी थाने में नहीं गया और किसी वकील को नहीं मिला और ना मेरा कोई उनसे मतलब है वकील होने के नाते, तो इसका मतलब वो खुशहाल आदमी है, उसको कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए कहना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। केवल गड़बड़ तब होती है कि जब आप वकील के चक्कर में पड़ जाते हो और फिर आपको समाज में, आपको मालूम है कि समाज तो में जो लोग होते हैं वो आईना है समाज के, तो हर तरह के लोग आते हैं, हर तबके के लोग आते हैं। कई लोग उसको, डॉक्टर आपकी सर्जरी गलत कर देगा, एडमिट नहीं करेगा, डॉक्टर आपसे फीस ज्यादा ले लेगा। अभी आपने कोविड देखा है ना, कितनी मुसीबत हुई, डॉक्टरों ने क्या क्या नहीं किया। कई डॉक्टरों ने, भाई कई अच्छे भी थे, लेकिन कई ऐसे थे कि जिनको देखने के बाद आप भूल जाओ कि ये कोई डॉक्टर देवता होता है, तो वो भी एक बात थी। फिर आप, यही बात थानों की होती है कि आप कहीं जाते हो रिपोर्ट लिखवाने, एफआईआर लिखी जाती है क्या? कितना मुश्किल काम है एक अपना फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस में लिखवाना, एक बहुत बड़ा काम है। आप नहीं लिखवा सकते, आप कितने बड़े आदमी हो, आप पुलिस के ऑफिसर ही क्यों नहीं हो किसी और स्टेट के, आप लिखवा नहीं सकते, बहुत ही मुश्किल काम है। इसके बाद वकील के यहाँ आप आ गए, कोर्ट में आपका केस चला गया, तो वकील के हाथ में भी नहीं है, डिले होगा, आप दौड़ोगे, परेशान होगे। और खास करके अदालत के बारे में कहा जाता है, हम लोग, आप तो मेरे ख्याल से पूर्वांचल के रहने वाले हैं। हाँ जी। तो पूर्वांचल में अदालत को कहते हैं कि आवा मतलब आओ, द मतलब दो, ल से लड़ो और त से तबाह हो जाओ। तबाह हो जाओ, क्योंकि आप लड़ोगे तो तबाह हो जाओगे। तो आप आओगे, पैसे भी दोगे, खर्च भी करोगे, टाइम, एनर्जी सब लगाने के बाद, लड़ने के बाद अंत में आप नतीजे पे पहुंचते हो कि हम तो साहब बर्बाद हो गए। लेकिन आज का जो स्वरूप है अदालत का और आज का जो स्वरूप है समाज का, वो थोड़ा सा धीरे धीरे बदल रहा है। जैसे अब अदालतें जो है वो मीडिएशन की तरफ जा रही हैं कि अगर आपका सिविल डिस्प्यूट है, क्रिमिनल डिस्प्यूट नहीं है, जहाँ पे स्टेट के अगेंस्ट आपका क्राइम नहीं है, तो आप सेटल कर लो झगड़े को, बातचीत कर लो। और ये शुरुआत आज की नहीं है, जस्टिस एमएन वेंकट चलैया उन्होंने शुरू किया था सुप्रीम कोर्ट में एमसीपीसी बना के कि आप दो पार्टियां जब किसी सिविल डिस्प्यूट में आती हैं उनको बातचीत करा के बीच में मध्यस्थता करके रास्ता निकाला जाए। फिर हमारे यहाँ ट्रेनर नहीं थे, आप सोचिए इतने सालों के बाद ट्रेनर ही नहीं थे, कुल गिन के 50 मतलब जो ट्रेनिंग देते हैं, जो मीडिएशन कराते हैं, जो मीडिएशन कराने वाले लोग हैं, किसी एक्सपर्टीज चाहिए ना दो के झगड़े को सुलटाने वाली, वो नहीं थी। जस्टिस एनवी रमन्ना जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बने, तो उन्होंने करीब 250 लोग, मैंने प्रपोज किया इसको, और हमारे यहाँ 250 नए मीडिएटर बनाए गए। उन्होंने ट्रेनिंग की, वो फिर इम्पैनल हुए। अब आज की तारीख में हमारे यहाँ मीडिएटर हैं। अगर कोई डिस्प्यूट सिविल मैटर है और वो जाता है कोर्ट के सामने से निकल करके और रेफर की जाती है, तो मीडिएटर हमारा वहाँ पे तैयार है उसको मीडिएट करने के लिए। ये बात पहले नहीं थी। ग्रेजुअली समाज में भी सुधार हो रहा है और आप देखेंगे कि थाने में भी अब शराफत सिखाई जा रही है कि आप थाने में जाओ तो चाय पिला दो, पानी पिला दो, इज्जत से बात करो। अभी अंग्रेजों का सिस्टम रहा है और अंग्रेजों से पहले मुगलों का सिस्टम था, मुगलों से पहले सल्तनत काल का सिस्टम था। अब आप प्राचीन काल में जाएं अगर, तो वहां की पुलिस अलग थी, आज की पुलिस अलग है। इस सिस्टम के अंदर जो सभ्यता है ना, खास करके जब लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज से सभ्यता निकाल ली जाती है। भाई आप जब किसी को मिलते हो पहली बार तो मिलो इस नजर से कि भाई आदमी किसी परेशानी में है और या इसने कुछ गलत किया तभी मिल रहे हैं, तो फिर आपकी मुलाकात क्या होगी?
बातचीत नहीं हो सकती। तो पहले, सबसे पहले जो हमारा लॉ का प्रिजम्पशन है कि पर्सन इज इनोसेंट अनलेस अनटिल ही इज फाउंड गिल्टी, ये तो रहना चाहिए। हम बिना प्रूव हुए कि हम अपराधी हैं, आपने अपराधी घोषित कर दिया हमको, तो थाने में जाना एक बड़ा काम है। अभी किसी को हम बोले कि भाई ऐसा है कि थाने में जाना है, पुलिस ने किसी को पकड़ लिया है, बिना किसी बात के जरा साहब थाने चलिए, तो बहुत से लोग अवॉइड करेंगे। आप रोड का एक्सीडेंट हो जाए, कहीं रास्ते में कोई घायल पड़ा है, आप उठाने में डरते हो कि हम उठाएंगे, लेके जाएंगे, पुलिस हमसे पूछताछ करेगी। बजाय इसके कि आपको सम्मानित करें, आपसे पूछताछ होगी। तो जब इस तरह का माइंडसेट है, इस तरह की बातचीत होगी, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इन तीनों चारों जो पहलुओं की आपने बात की, तो अदालत, पुलिस, वकील और डॉक्टर, इन तीनों की जो इमेज है वो इस वजह से खराब है और इसी वजह से खराब रहेगी। जब तक कि हम लोग इसको सुधारेंगे नहीं, डॉक्टर भी सुधरें, अपने आप को सुधारें, वकील भी सुधारें और कोर्ट भी अपनी ठीक से काम करे मर्यादा में, और जो हमारे नागरिक हैं उनके अंदर ही मर्यादा हो, तब जाके ये बात निकल के आएगी। और धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम वहीं पे खड़े हैं जहां आज के 100 साल पहले खड़े थे, धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। सर, आप लॉ की फील्ड में 20 साल से ज्यादा के हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है लॉयर की केस लेने से पहले कुछ? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं आमतौर पे जब कोई आदमी किसी वकील को अपने केस के अंदर मुकदमे के अंदर आबद्ध कर रहा होता है, इंगेज कर रहा होता है, जिस वकील के पास फाइल जाती है, मुझे लगता नहीं कि जब तक उसका मैटर सुनवाई पे नहीं आ जाए उसको चैन रहता है। ओके। और शायद यही कारण है, ये प्रोफेशन ऐसा है। अभी मान लीजिए मैं किसी को कहूँ, किसी और फील्ड के आदमी को कहूँ, डॉक्टरों को भी लिख के देते हैं हम लोग, कि वो डॉक्टर को लिख के अंडरटेकिंग देते हैं कि अगर कुछ हो गया तो डॉक्टर साहब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप सर्जरी के लिए डॉक्टर ले जाता है तो लिखवा के लेता है आपसे, और आप साइन करते हो। मगर आप साइन इसलिए करते हो कि आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। लेकिन वकील के आप क्या करते हो, उससे बड़ी बात करते हो, आप उसको अपनी वकालत देते हो और कहते हो कि हमारे बिहाफ पे आपको जो बोलना है आप बोलो, आप अपने फैक्ट्स बताते हो, हम आपके बिहाफ पे ही बात कर रहे होते हैं। मगर वकील आपके बिहाफ पे, जो क्लाइंट है उसके बिहाफ पे कोर्ट में बोल रहा होता है। क्या इतना बड़ा भरोसा, इतनी बड़ी जो आपके अंदर जो क्षमता, इस तरह की भावना रखना कि इस प्रोफेशन की पवित्रता इसी पे बनती है। कुछ लोग हमारे यहाँ भी गलत है, मैं कहाँ कहता हूँ कि हर जगह सब अच्छे होते हैं, लेकिन जनता का जो भरोसा है, जो क्लाइंट का भरोसा है, बड़ा से बड़ा अपराधी हो, बड़ा से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एफिडेविट तो साइन करता है और साइन करके वकील को देता है, वकालतनामा देता है और कहता है कि आप हमारे बिहाफ पे बहस करो। कोर्ट में कई बार ऐसा होता है कि वकील ही स्टेटमेंट दे देता है कि नहीं हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, और उसमें क्लाइंट को आपत्ति नहीं होती है, और हम उस सर्विस में भी नहीं आते हैं कि हमें आप उपभोक्ता सर्विस में गिन लो। तो वकीलों में मेरे ख्याल से आप अभी आज की तारीख में भी, अब देखिए, अब आपको बताऊं, आज के 30 साल पहले जब हम लोग वकालत में आए, जिस टाइम पे, उस टाइम पर ये भावना होती थी कि वकालत में वो जाते हैं जिनके पास कोई और काम नहीं होता और जो दुनिया के हर फील्ड में फेल हो चुके हैं। जैसे मेरा कभी हमेशा सपना था कि मुझे वकील बनना चाहिए, लेकिन वकील बनने के लिए आपको पैसे भी होने चाहिए, ये भी मालूम था मुझे। तो मुझे पत्रकार बनने का मन कर गया कि ठीक है, प्रेस में चले जाते हैं, कुछ पैसे वहां से आने लगेंगे डे वन से, क्योंकि उस जमाना वो था कि जब पैसे मिलते नहीं थे। आप वकील वही बन सकता था जो समाज का जो सेकंड जनरेशन था, वकालत के समाज का। जैसे आपके दादा कुछ हैं, आपके फादर कुछ हैं, तो आपकी भी महत्व हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपके घर में कोई नहीं है तो आपका महत्व जीरो है, कोई मतलब नहीं है आपका। और आज भी ये है कुछ हद तक, लेकिन बहुत हद तक ये धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि जो नए बच्चे हैं, जो आज वकालत के अंदर जो नए लड़के आ रहे हैं, बड़े मेहनती हैं, बड़े कर्मठ हैं, बड़े फोकस्ड हैं। और अब हर घर का आप एक लड़का वकील जरूर बनना चाहता है। आप देखेंगे, जैसे पहले फौज में भेजते थे ना, वैसे आजकल वकालत में जरूर भेजते हैं। और वकालत के अंदर आपके सक्सेस की, आपके बढ़ोतरी की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं इतनी अधिक हैं इसकी कि आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो जो आपके घर ने कभी नहीं सोचा। मान लीजिए मैं वकालत में नहीं होता, मैं तो गांव का पढ़ा हुआ हूँ, मैं अपने कुशीनगर जिले के गांव का पढ़ा हुआ हूँ, गांव के प्राइमरी स्कूल का, और वहां पर बिल्डिंग नहीं थी, पेड़ के नीचे के पड़े हुए लोग हैं। हम किसी को बोले वो नहीं मानता है यहाँ दिल्ली में, लेकिन जो हमारे पुराने मित्र हैं, साथी हैं, जिनको हम मिलते हैं, अभी भी गाँव में हैं कई लोग, कोई बाहर नहीं निकला। मैं दिल्ली के अंदर अपनी परिवार का फर्स्ट जनरेशन हूँ, और दिल्ली शहर के अंदर मैं जब वकालत करने के लिए आया तो मैं पहला व्यक्ति हूँ जो अपने घर में वकालत में आया और दिल्ली के अंदर आया। अगर हमें सफलता मिल गई और मैं कुछ कर पाया, तो मेरा ये मानना है कि कोई भी लड़का
जो आज शुरू कर रहा है किसी प्रोफेशन को, वो निश्चित तौर पे अच्छा करेगा। कोई इसमें दो राय नहीं है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। बस इतनी सी बात है कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ी स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग के कोई पीछे बाप दादा नहीं है, तो एक आगे पीछे थोड़ा बहुत तो होमवर्क करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। एक लोग आपका नाजायज फायदा भी उठाते हैं, बोलेंगे भाई ये नहीं ये कर दो, अच्छा ये काम करो, तुम यहाँ पे आ जाना टाइम से, हमें टाइम से पहले पहुँचना है, टाइम के बाद जाना है, थोड़ा ज़्यादा काम करना है। आप उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले लो, आप उसको अपना हैरेसमेंट मान सकते हो, उसको अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हो, कह रहे भाई मुझे ज़्यादा काम करने को मिल रहा है। जिस दिन आपने ये भावना रख ली, आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में, भाई ठीक है, मैं नहीं कहता कि मैं कोई देश का सबसे बड़ा वकील हूँ, लेकिन ठीक है, सारे वकील जानते ही हैं, और मुझे भी उतनी फीस नहीं मिलती, थोड़ी कम मिलती है, मगर फीस अच्छी मिलती है। लोगों के बीच में हमारी अपनी अच्छी पहचान है, इसी प्रोफेशन की वजह से है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम नए जनरेशन के लोग मेहनत करें, ठीक करें, तो सब अच्छा होगा। और जनता का भी जो भरोसा है, जो एक इमेज है वकील के बारे में कि वकील है तो भाई शादी पहले कटी जाती थी, आजकल तो चलो शादी उदी वकालत के नाम पे हो रही है, नहीं तो हमारे यहाँ तो वकालत में चले गए, प्रेस में चले गए, हुई शादी कट जाती थी। जो सबसे बड़ा जो ग्रह होता था, यही ग्रह होता था कि वकालत ग्रह इनकी शादी में आ गया है, इनकी शादी में जो है वो ग्रह आ गया है, आपकी पत्रकारिता का ग्रह आ गया है। अब पत्रकारों की भी इज्जत है, पत्रकार भी मालिक बन के बैठ गए। तो अब धीरे धीरे सब चीज में समाज बदल रहा है, लोग भी बदल रहे हैं और टैलेंट आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं यहाँ पे, अगर आप में टैलेंट नहीं हो तो आप नहीं बैठ सकते। आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर टैलेंट है, आपने ज्योतिष की भी पढ़ाई की ठीक से, उसकी पढ़ाई की, उस पर मेहनत किया, दुनिया भर की केस स्टडी की होगी आपने, इसलिए आप उस बात को अच्छे तरीके से रख पा रहे हैं। मान लीजिए अगर आपने ये नहीं किया होता, आप उस पार्ट को निकाल दीजिए, तो केवल क्या कपड़े पहनने से तो नहीं कर सकते आप उसको, आडंबर से तो नहीं हो सकता, ये विज्ञान भी है ज्योतिष। तो आप अगर उस तरह के विज्ञान की विचारधारा के साथ जुड़ के, अध्ययन करके, उसका प्रयोग करके, और तब आप जब कुछ करते हैं तो लोग भरोसा करेंगे उसके ऊपर। यही बात वकालत पे लागू होती है, यही बात बाकी प्रोफेशंस पे लागू होती है। और मेरा ये मानना है कि भगवान करे कि सारे प्रोफेशंस की इज्जत बनी रहे और सब लोग अच्छा करें। उससे ये साबित होता है कि देश में बड़ी शांति है और देश बढ़िया चल रहा है। और जरूरी है ये प्रोफेशंस। और जैसा आपने कहा ना, ऐसा कोई भी प्रोफेशन पूरे वर्ल्ड में नहीं है जिसमें माल प्रैक्टिसेस नहीं होती या जिसको बदनाम करने वाले लोग नहीं आते, चाहे वो डॉक्टर का हो, चाहे वकील का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। अब उसको लेकर हमें सबके बारे में एक जैसा नहीं सोचना चाहिए। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सुप्रीम कोर्ट के जैसे आप लॉयर हैं, आपने हाई कोर्ट में भी काम किया होगा आई गेस, ये वकीलों के अंदर कैसा माहौल रहता है या क्या कंपटीशन होता है आपस में? तो देखिए, वकील इतने हैं इस देश में, उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा केसेज हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी ज़्यादा आते हैं, मगर आप खाली रहते हो। अगर आप आपस में ईर्ष्या करने की जगह अपने एरिया के अंदर, अपने फील्ड के अंदर एक दूसरे की तरक्की से, एक दूसरे की खुशी से आप प्रसन्न हो जाओ, आप प्रसन्न हो तो हम भी प्रसन्न हैं, आप अच्छा करो हम भी अच्छा करेंगे। मान लीजिए कि हमारा एक कोई लॉयर है, जैसे मेरी एक सोच थी, मैं चाहता था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन लोगों के पास काम नहीं है वो लोग मीडिएशन करें, आर्बिट्रेशन करें, उनको मीडिएटर बनाया जाए, उनको आर्बिट्रेटर बनाया जाए। लेकिन बड़ा विरोध हुआ इसका, और विरोध इस बात के लिए हुआ कि भाई ये वो लोग हैं, अगर मान लीजिए कि आप इन वकीलों में से जो कि जिनकी प्रैक्टिस भी शायद अच्छी नहीं है, वो आर्बिट्रेटर बन जाएंगे, वो जब बनेंगे मीडिएटर बन जाएंगे, तो जो जाएगा उनके सामने वो उनको क्या सर बोलेगा। तो तरह तरह के प्रयास शुरू हो जाते हैं। और एक बार आप एक जानिए कि अगर एक वकील महीने का 3 लाख रुपए कमा रहा है, एक नया बच्चा है 3 लाख महीने का कमा रहा है, तो क्या क्या वो कर सकता है? अपना ड्राइवर रखेगा, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन देगा, 2-3 नए बच्चों को मौका देगा, अपने यहाँ रख कर देना ही पड़ेगा। ड्राइवर होगा, उसके साथ आना जाना होगा, ऑफिस ठीक होगी, डिग्निफाइड लाइफ जिएगा। उससे पैसे के अलावा उसके आने वाली जनरेशन जो आगे बढ़ेगी वो भी तो इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में आप नहीं भेजें, आपने अच्छे स्कूल में आप पढ़ाई किए, हम लोग भी चलिए हम अच्छे स्कूल में नहीं जा पाए मगर दिल्ली में आ गए, धीरे धीरे हम लोग भी सीख लिए। लेकिन अगर आप अच्छे स्कूल में बच्चे को भेजेंगे तब जाके अगली जनरेशन आपकी बढ़ेगी। आज हम कहते हैं ना कि चाइना बहुत आगे चला गया, चाइना से हम फालतू के मुकाबला करने की जगह हम पाकिस्तान से करते रहते हैं मुकाबला। क्या कारण है? कारण ये है कि उन्होंने शिक्षा में खर्च किया। जब आप एजुकेशन में खर्च करोगे, हेल्थ सेक्टर में खर्च करोगे, इंफ्रा में खर्च करोगे, रोड पे खर्च करोगे, तब आपका देश आगे बढ़ेगा। आपका देश बाकी चीज़ों से नहीं बढ़ने वाला। आज दुनिया भर में भारत के साइंटिस्ट की, आईटी के लोगों की क्यों पूछ है? इसलिए पूछ है कि ये मेहनत कर सकते हैं, इनके पास दिमाग है, ये बैठेंगे, ये कर्मठ हैं,
लेकिन अब आप उनको पढ़ाने ही मत दो, आपका एजुकेशन का रेशियो गिर जाए, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को सीरियसली मत लो। जैसे मान लीजिए कि पहले शिक्षा मंत्री बनाने के लिए एक बड़ा शिक्षक ढूंढा जाता था कि भाई किसको बनाए। आप देखिए जितने बने हैं पहले के शुरुआत के टाइम के, ये सब पढ़े लिखे समझदार लोग बने हैं। और यह आईपीसी जैसे बन गई, आज जो हम बदले हैं इसको, बीएनएस लेके आए, आईपीसी बनी तो कैसे बनी? मैकाले ने लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद 1833 से काम करना शुरू किया और मरने के दिन तक 1859 तक काम किया। कमीशन बना, रिपोर्ट बनी, अमेंडमेंट्स आए, डिस्कशन हुई, करते 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 फिर जाके आईपीसी बनती है 40 साल की 50 साल की मेहनत पे। ऐसे ही जब कोई नई पीढ़ी बढ़ेगी, आप मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी आज बनाते हैं, अच्छी की यूनिवर्सिटी बना दी आपने, बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। अब जो बच्चा आज पढ़ रहा है वो आज के 10 साल बाद रिजल्ट दिखेगा उसका, 15 साल बाद, 20 साल बाद, जब वो पीक पे पहुंचेगा आज के 40 साल बाद, तब रिजल्ट दिखेगा आपको। आज जो आप खराब कर रहे हो इसको 40 साल बाद देश भुगतेगा। इसलिए पढ़ाई लिखाई से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से और रोड से, इंफ्रास्ट्रक्चर से कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये 3 चीज़ों से आप कंप्रोमाइज करोगे तो खराब होगा। और ईर्ष्या किसी से भी कोई करे, मंत्रियों का ईर्ष्या नहीं, कंपटीशन होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा ठीक है, हम आपसे बेहतर हो जाएं वो ठीक है, मगर आप जलो मत उसकी तरक्की से, उसके ग्रोथ से जलो मत। मेरा तो हमेशा ये मानना है, मान लीजिए कि कल को मैं आपसे बात कर ही रहा था कि कोई हमारा जानने वाला लॉ मिनिस्टर हो जाए, कोई जानने वाला एसजी हो जाए, इससे बड़ी खुशी की क्या बात है कि मुझे जानता है। अगर उसके 10, 15, 20 लोगों में कोई गिनती होगी, कोई बात होगी, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो मुझसे कह सकता है, मैं उससे कह सकता हूं। इसमें बुराई क्या है? हाँ, मैं क्यों नहीं बना, एक ये भी सवाल होता है कि मुझे मौका क्यों नहीं मिला। ठीक है, आज आपका टाइम नहीं था, यहां पर तो ज्योतिष आएगा ना बीच में, वक्त की बात है। आज आपके पास नहीं था, अब नहीं होने का मतलब क्या मार दोगे? घर में 3 भाई होते हैं, एक भाई बहुत अच्छा कर रहा होता है, एक भाई थोड़ा कम कर रहा होता है, तीसरा भाई शायद बेरोजगार हो। ये हो सकता है, परिवारों के अंदर होता है। एक ही माँ बाप के, एक ही परिवार के, एक ही तरह के परिवेश में पले बड़े बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो उसमें ईर्ष्या क्या करनी है? मैंने जीवन में कभी भी ये ध्यान रखा, हमेशा अब तक के जीवन में, कि मुझे किसी से झुकना नहीं है, लेकिन किसी को दबाना नहीं है। मैं किसी को आज तक अपने से बड़ा नहीं समझा, बड़े से बड़े लोगों से मिलने में भी, और किसी को छोटा नहीं समझा। मुझे कोई आप मिलाइए, बहुत बड़ा आदमी है, मैं उससे बराबरी पे मिलूंगा, बहुत छोटा आदमी उससे बराबरी पे मिलूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो छोटा आदमी बड़ा हो सकता है और होगा, क्यों नहीं होगा? कौन जानता था जो आज देश के कई बड़े बड़े नेता बन के घूम रहे हैं या बने नेता, कौन जानता था कि यहां पहुंचेंगे या इस जगह पे पहुंच जाएंगे? इसलिए कोई उसका मतलब नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप, हर आदमी के अंदर संभावनाएं हैं, आप अपना काम करते रहिए। जो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये है गीता का ज्ञान, तो उसको थोड़ा सा आप चलाओ और ध्यान रखो उसके ऊपर, आप अपना कर्म करो। अब आप कर्म तो कर नहीं रहे हो, आपका सारा फोकस इस बात पे है कि साहब ये अरुण पंडित जी का शो कैसे चल रहा है, ये बंद हो जाना चाहिए। ये फोकस अगर आप करोगे तो फिर आपका काम कैसे होगा भाई? आप फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सर ये तो आपकी बात हो गई, चलिए आप नहीं करते भेदभाव किसी में, पर नॉर्मली तो ये होता होगा ना कि जो जनरेशनल लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में और कोई एक नया आ रहा है तो उसको तो देखना पड़ता होगा ना क्लैश। बिल्कुल सही है। देखिए हम लोग गाँव से हैं, कभी गायों की झुंड, अब तो गायें रही नहीं, जानवर रहे नहीं, तो नए उदाहरण समझ में नहीं आएगा बहुत लोगों को, लेकिन गायों के झुंड में गाँव में परती में गायें चरने जाती हैं। एक नई गाय आप ले आइए, उस अंदर छोड़ दीजिए, जिसे आप खरीद के लाए हो, सारी गायें मिलकर उसको मारती हैं, उसको बाहर निकालती हैं, लेकिन वो दब के बर्दाश्त करके वो उसमें घुस जाती है इस ग्रुप के अंदर, और फिर वो उनके साथ उनका भाईचारा हो जाता है, गायों का, जानवरों का बता रहा हूँ आपको उदाहरण। फिर एक अगली गाय आती है, उसको वो गाय मार रही होती है जो उसको अभी 10 दिन पहले उसको मार रहे थे सारे। ये बिल्कुल लगभग वैसा ही प्रोफेशन के अंदर भी है। अब हमारे वकालत में मैं आपको बताऊं, कोई भी जब ये देखता है कि, जैसे मैं अपना ही चलो बता देता हूं कि लोगों को मैं पसंद नहीं आऊंगा, इसलिए नहीं आऊंगा कि भाई ये फर्स्ट जनरेशन है, ये कैसे राइज कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है। तो मैं एक बात बताऊं कि किसी के जलने से आप ग्रो करते हो। मैं कहता हूं कि जो जलन होती है ना, ईर्ष्या होती है, ये जैसे हेयर कट होता है ना सर, हेयर कट होता है हेयर को अच्छा करके और बड़ा करने के लिए। ये ऐसे है, बाल काटो आप और बाल बड़े होते रहेंगे। आपके काटने से बाल खत्म नहीं होंगे, नहीं काटने से तो खत्म हो सकते हैं, काटने से खत्म नहीं होंगे। पौधों को हम काटते हैं ताकि और पौधे स्वस्थ हो जाए। बिल्कुल यही समाज पे यही बात लागू होती है हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों पे। जितना आप दबाओगे उतना हम उठेंगे,
जितना आप हमें सप्रेस करोगे उतनी मजबूत होंगे हम। और जो आदमी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके, मान लीजिए आप इतने कमजोर हो कि आप सुसाइड ही कर लो, आप आत्महत्या ही कर लो, कई लोग ये भी कर लेते हैं, मैंने देखा है समाज में जब फेल होते हैं तो कम से कम वकील नहीं करते। वकीलों में अभी तक बहुत ही रेयर है कि कहीं कहीं आपको सुनने में मिल जाए, पुलिस ऑफिसर्स में मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक अलग पावर देखी, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते कि हम इतने ऊपर से इतना नीचे कैसे आ गए। हमारे यहाँ तो हमारी ग्रोथ भी धीरे धीरे है, पतन भी धीरे धीरे ही होगा, और आपको मालूम चल जाएगा कि भैया अब आपका चलने वाला नहीं है। तो जो लोग जलते हैं उनका एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि उनको आप पूरी लाइफ जलते हुए देख सकते हो, उनकी कभी ग्रोथ नहीं होगी, और उसका जो असर है उनके बच्चों पर भी शायद है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो जलने वाले हैं वो जलेंगे और जलते रहेंगे, लेकिन उनको भी याद रखना चाहिए कि अब वो जमाना चला गया। अब देश की वकालत की जो शक्ति है वो गिन के 150 परिवारों में नहीं है। जजेज में जरूर आप ये सुनने को मिलता है कि जज का बच्चा है, ये कर रहा है। अभी 3 दिन पहले मुझे एक वकील साहब मिल गए सुप्रीम कोर्ट में, वो मैं किसी मैटर के लिए जा रहा था, उन्होंने मुझे पकड़ा, उन्होंने भाई साहब आपको कुछ करना पड़ेगा। हम बोले क्या चाहते, क्या करूँ मैं, आप बताओ। मैं से पूछता हूँ सबसे, बोले भाई साहब पहले हमारे कोर्ट में 4 ग्रुप होते थे, एक जज के बच्चों का होता था, एक सीनियर एडवोकेट और उनके बच्चों का होता था, एक लॉ फर्म से उनके बच्चों का होता था, और एक आम वकीलों का होता था। अब तो केवल जजेस के बच्चों का एक ग्रुप हो गया है। तो हमने कहा देखो ऐसी बात नहीं है, हम लोग कोई जज के बच्चे नहीं हैं, आप भी नहीं हो और लोग भी नहीं हैं। हाँ कहीं आपके साथ जाती हो रही जरूर बोलो, लेकिन ऐसे हमला करने का भी फायदा नहीं है। भाई कोई ऐसा कोई केस है, देखिए पब्लिक परसेप्शन तो यही रहा है ना कि भाई साहब बहादुर को कौन जानता है, जो साहब बहादुर को जानता है उसके पास केस लेके जाएंगे। साहब बहादुर मतलब जज? हाँ, जज हो या वकील हो या पुलिस हो या सीबीआई हो, नामली आम तौर पे अंग्रेजों के टाइम में चलता था। जिनके जो एंग्लो इंडियंस होते थे, जिनको कि बेसिकली वारेन हेस्टिंग्स के टाइम का तो आपको याद ही होगा कहानी कि भाई उसने सबसे ज्यादा अकाल के टाइम में भी कर्जा लिया, लोगों की पिटाई की, कैसे कैसे करके वसूली कराया, और चिट्ठी लिखा कि लोग जो मर रहे थे उनके घर से भी पैसा ले आए, हम टैक्स लेकर के आए, और लगान हमारा पिछली साल से बढ़ गया। इतने लोगों की 1/3 आबादी के मरने के बाद भी लगान हमारा जो है वो करीब 30% बढ़ गया है। गौरव के साथ बता रहा है। आज कोई देश कर सकता है ये काम? नहीं कर सकता है। आप देखिए उस दबाने की, करने की इसकी एक सीमा होती है। आप कितनी भी बातें कर लें, आप धीरे धीरे एक जो कॉमन मैन का जो पावर है ना, जो हमेशा कहते हैं ना, फिल्मों में डायलॉग भी आता है कि डोंट इग्नोर द पावर ऑफ कॉमन मैन, पूरी सरकार को हिला देता। आज यूपी में देखिए क्या हुआ, बाकी राज्यों में क्या हुआ। कांग्रेस में मनमोहन सिंह की सरकार थी, क्या तूती बोलती थी, क्या हुआ उनके साथ। आप देखिए, आपने जब उनकी सरकार थी, दुश्मन किसको माना इन्होंने? किसी ईर्ष्या की बात कर रहा हूं, पॉलिटिकली भी आप देख लीजिए, केवल लॉ की बात नहीं कर रहा हूं। लॉ में भी एक जज चाहता है कि हमारी ओथ पहले हो जाए, उसकी ओथ बाद में हो, ताकि हम ऊपर जल्दी हम पहुंचेंगे। ऐसे ही वकीलों में भी होता है, लेकिन पॉलिटिक्स में भी होता है। लालू प्रसाद यादव सबसे पावरफुल लीडर होते थे अपनी पार्टी के, तब वो जनता दल पार्टी थी, और 96 में जब सरकार बनानी हुई तो उन्होंने देवगौड़ा का नाम प्रपोज किया, क्योंकि उनका मुलायम सिंह से ठीक नहीं बन रहा था। देवगौड़ा जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने पूरी कोशिश इस बात की कि लालू को कैसे काउंटर करें, चेक कैसे करें, क्योंकि लालू जब चाहे मुझे हटा सकता है, इसको हम ऐसा कर दें कि इसकी ताकत खत्म हो जाए और इसको मेरे साथ रहना पड़े। ओके। और उनके खिलाफ ये फॉर्डर स्कैम के केसेज, ये केसेज, वो केसेज दुनिया भर के आ गए। जब फॉर्डर स्कैम का केस हम लोग को करने का मौका मिला, जो कि डीए का पार्ट, जब कोई करप्शन करता है तो प्रूफ कैसे करते हो उसको? आप प्रूफ करने का एक ही तरीका है कि आप उस आदमी की डीए की निकालते हो कि इसकी जो आमदनी से ज्यादा की संपत्ति क्या है, बेईमानी वाला पैसा क्या है। उस पैसे के आधार पर तय होता है कि आदमी इस स्कैम में शामिल था या नहीं था। लालू यादव की पूरी संपत्ति 18 लाख ज्यादा थी कुल। और वो ज्यादा कैसे हुई? ज्यादा इस तरह से हुई कि लालू यादव ने अपने बच्चों की फीस, अपने खाने पीने का खर्चा और कपड़ों का खर्चा उसमें नहीं लिखा था इनकम टैक्स रिटर्न में। ये माना गया कि शायद ये मिनिमम इतना तो होगा। लालू यादव का तर्क ये था कि हमारी कृषि आय पहले से थी, और जब हम सीएम बने या एमएलए बने, एमपी बने, उसके पहले से भी तो बच्चे हमारे थे और हम कपड़े पहनते थे। तो आप इन दोनों को अलग अलग कैसे कर सकते हो? हमारी उस आमदनी को माइनस थोड़ी कर सकते हो। क्या हमारी आमदनी केवल एमपी एमएलए के तौर पर मिली हुई तनख्वाह है? बाद में केस आया सुप्रीम कोर्ट में और लालू यादव इसमें जीत गए। आज लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट हुई, कन्विक्शन हो गई बिना किसी डीए के, क्योंकि उस समय का प्रधानमंत्री इनके खिलाफ
था और इनको फिक्स करना चाहता था। लालू यादव, शरद यादव और रामविलास पासवान, अब 2 लोग तो इस दुनिया में नहीं है, शरद यादव जी और रामविलास पासवान जी। लेकिन ये सब लोग देवगौड़ा के पास गए और बंद कमरे के अंदर जो हुआ मैं वो कहना नहीं चाहता। उसके बाद देवगौड़ा ने तय कर लिया कि हमें लालू जी को फिक्स करना है, हर हाल में फिक्स करना है। इन लोगों ने भी तय कर लिया कि इनको पीएम की कुर्सी से हटाना है। उन्होंने 25 दिन का टाइम बाई किया। उन 25 दिनों के अंदर लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट हो गई। जो कर्नाटक से लाया गया ऑफिसर जोगिंदर सिंह जी, वो भी दुनिया में नहीं है, चार्जशीट फाइल हो गई, कार्रवाई हो गई उनके खिलाफ। आज वो उससे मुसीबत से निकल नहीं पाए। उनकी आज सांसदी नहीं है, पॉपुलर लीडर होने के बाद भी उनके पास कोई जो माध्यम होने चाहिए वो नहीं है, लोकसभा का एक्सेस नहीं है, और कांग्रेस पार्टी भी कोई उनके साथ नहीं खड़ी हुई। उनको सबको लाने लगा कि ठीक है ये बड़ा लीडर है, इसको कम से कम रोक लो, इसकी टांग खींच लो। जो पॉलिटिक्स में लेग पुलिंग है वही लेग पुलिंग वकालत में है, वही लेग पुलिंग सब जगह है, बाहर नहीं है। दुनिया ऐसी ही है और ये दुनिया ऐसी ही रहने वाली है, ये दुनिया बदलने वाली नहीं है। आपको बताऊं, मैं कुछ जजेस तो ऐसे जानता हूं मैं उनकी कहानी कि उन्होंने पूजा पाठ कराया कि सामने दूसरा जज जो मेरे साथ ओथ ले रहा है इसका एक्सीडेंट हो जाए। सच में? मैं आपको बता रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पुरानी बात है, लेकिन आप ये सब भी कराते हो और आप हर तरह के हथकंडे अपनाते हो कि आप ये हो जाए। लेकिन अब मैं नहीं कहता कि कितना सही है कितना गलत है ये, लेकिन ये भी जान लीजिए कि उस एक्सीडेंट कराने की पूजा के बाद भी एक्सीडेंट तो हुआ नहीं और वो आदमी तो जज बन गया। तो इसलिए आपको ये सब दुनिया भर की चीजें करने की जगह, निगेटिविटी की जगह कुछ पॉजिटिव काम करो। मैं तो एक एडवाइस ही दे सकता हूं। और मैं बताऊं आपको, पुरानी जनरेशन क्या करती है अलग बात है, आज की जो नई जनरेशन है, जो आज का यूथ है, जो आप लोगों की एज के जो नए लड़के आए हुए हैं, उनसे अगर आप बात करें, उनके मन में ये सब ज्यादा नहीं है। वो मेहनत करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके मन में उस तरह की ईर्ष्या काम काज को लेके नहीं है। ये नहीं है कि साहब हम कोई एक चीज बोलो, क्या वरदान चाहिए आपको, तो आपने बोला कि हाँ मुझे एक चीज जरूर मांगनी है, बोले अगर आप मांगोगे उसका ठीक डबल आपके पड़ोसी को मिलेगा, तो आपने अपने आंख फूटने का कि एक आंख मेरी फूट जाए इसका वरदान मांग लिया ताकि पड़ोसी की दोनों फूट जाए। वो बातें अब नहीं है। अब धीरे धीरे बहुत सी जो डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सी इंप्रूवमेंट सोसाइटी के अंदर वो हो गया है। समाज का जो स्तर है, सामाजिक स्तर, उसमें भी अब बहुत भी ये धर्म कर्म का ही बड़ा रोल नहीं है। पहले जैसे बहुत होता था ना कि भाई आप कौन हो, किस जात के हो। अब जैसे कोई मिलने गया तो जात पूछने के बाद ही बैठता था कुर्सी पे। पुराने टाइम में हम लोग बचपन की बात बता रहे हैं आपको, दरवाजे से कौन जा रहा है, ये कौन जा सकता है जूते पहन के, ये भी तय हो जाता था। अब तो वो नहीं है, अब तो बातें नहीं हो रही। आप पूछते भी नहीं होगे, इतने लोग आते हैं मिलने, कहाँ जात कोई पूछता है हमसे मिलने। इतने लोग आते हैं, हम लोग हाथ मिलाए, पानी पिए, साथ में खाना खा रहे हैं, आपको जात पूछ के पानी पीते हो, खाना खाते हो। धीरे सोसाइटी इंप्रूव करती है अपने आप को। जितना आपका एजुकेशन होगा उतना आप आगे बढ़ोगे। आप अगर इस पर ध्यान नहीं दोगे, केवल जलोगे, तो जलने का तो एक ही अंत है कि जो जैसे फतिंगे जो है वो जलते रहते हैं, उनको आग से बड़ा प्यार है, तो उनका अंत भी सबको दिख जाता है। तो आप जलोगे और मरोगे, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। जलने का कोई फायदा नहीं है, और जलना जो उनका है जायज भी नहीं है, क्योंकि अगर आपके बाप दादा ने काम किया वो आपका काम नहीं था, वो बाप दादा का काम था। आप अपने काम से प्रूव करो ना। आप बाप दादा को अपने माइनस करो। आज मैं बड़े से बड़े वकीलों करता, अपने पेरेंट्स को निकाल दो उसके आगे से, अपने फैमिली सपोर्ट को निकाल दो और करो कंपटीशन किसी आम लड़के से। कर सकते हो क्या? बहुत मुश्किल है। हम लोग गांव से पढ़ के आए, अंग्रेजी हम लोगों ने सीखी है आके दिल्ली में, हमें अंग्रेजी नहीं आती थी। हमने ABCD पढ़ा था, 6ठी क्लास से ABCD पढ़ना शुरू किया, और वो भी टीचर नहीं था स्कूल में, क्योंकि टीचर एक ही था पहली क्लास से लेकर के 8वीं तक। तो क्या क्या पढ़ाएगा वो? लेकिन वहां से निकल के हम लोग भी कुछ कर रहे हैं ना। अगर हम लोग कर रहे हैं तो बाकी बच्चे भी करेंगे। आप हम लोगों से मुकाबला करने की कोशिश करने का फायदा नहीं है। हम लोग हर मुकाबले में जीतेंगे। जीतने का मतलब मेरा ही नहीं होता कि कोई इलेक्शन है तो जीत जाएंगे, कोई आपका, लेकिन जो जंग है हमारे अंदर की, जो जंग है कि हम क्या नीचे हैं, हमारी अपनी जो आत्मा है वो हमेशा कहती है कि आप नहीं हारोगे, आपको लड़ना है, आपको चलना है, आपको जीतना है। और हम सारे जो हम लोग की जनरेशन के लोग हैं वो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। हर वो आम लड़का जो दिल्ली आ रहा है या बॉम्बे जा रहा है, किसी बड़े शहर में जा रहा है निकल के, उसके अंदर सपने हैं और वो सपने को पूरा करने के लिए कोशिश करता है। जिसने कोशिश थोड़ी कम की उसका रह गया। जिसने कोशिश पूरी की, आप मेरे से लिख के लीजिए, उसकी कोशिश हर हाल में कामयाब होनी है। उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई चेक नहीं कर सकता। मैं कभी भी किसी बात पे दुखी होता हूं तो केवल एक बात पे दुखी होता हूं
जैसे मान लीजिए कि हम और आप मित्र हैं और किसी बात से मतभेद हो गया, जैसे मैं किसी से मेरी बातचीत बंद नहीं सिवाय एक आदमी के, और उस आदमी से बातचीत इसलिए नहीं होती, कोई इतना जला, इतना वो जल जल के मर गया, मैंने उसकी इतनी मदद की और उसके बाद लगता है कि मैं इसने किया, कि मैं कभी रंज नहीं होता उससे। मुझे लोग कहते हैं भाई साहब उसको माफ़ कर दीजिए, मैं कहता हूं मैं नाराज़ ही नहीं हूं उससे, मुझे क्यों माफ़ करना है, मेरा दोस्त है, माफ़ी मांगेगा मेरे से। जो मेरा दोस्त रहा हो कभी, उससे माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, वो खुद रियलाइज कर ले कि वो गलत है, इतना ही बहुत है। लेकिन आप भी ये रियलाइज इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं परिवार में, समाज में लोग पूछते हैं ना, यार तुम कैसे, तुमने पढ़ाई की, तुम अच्छी जगह पढ़ के आए हो, तुम्हारे सामने वो पढ़ के आया हो तो यहां पहुंच गया। गांव में बच्चे नहीं, माँ बाप जब बोलते हैं तो उसके बराबर नहीं हो तुम, पड़ोसी के बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं। तो ये परेशानी केवल उस एज में नहीं होती है, बाद में बीवी कहती है ये बात, बाद में उसके बच्चे कहते हैं कि पापा ये बताओ कि तुम भी उसी स्कूल से पढ़े थे, वो यहाँ कैसे पहुंच गया आपका दोस्त। आपके पास जवाब नहीं होता है तो फिर आप 10 बातें और कहोगे। मेरे ख्याल से इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, मेरा हमेशा ये मानना रहा है और आज भी मैं कहता हूं, अपने हर मिलने वाले को कहता हूं कि जल के मरने की जगह अच्छा है कि सामने वाले को बढ़ाने पर ताकत लगाओ। अगर आपके 4 दोस्त आगे बढ़ जाएंगे, 5वां भी आगे बढ़ जाएगा। आज जैसे हम उदाहरण लीजिए अमेरिका का, अभी भारत के 4 नागरिक गायब हो जाएं, नेपाल के 4 नागरिक गायब हो जाएं, बर्मा के 4 गायब हो जाएं, पाकिस्तान के 4 गायब हो जाएं और अमेरिका का 1 गायब हो जाए कहीं पे, एक ही जगह आतंकवादियों ने किडनैप कर रखा है मान लीजिए, सबसे पहले छूटेगा कौन? अमेरिका का। और क्यों छूटेगा आपको मालूम है? क्योंकि देश बड़ा है। देश आगे अगर बढ़ेगा, जनता अपने आप बढ़ जाती है। उसका पासपोर्ट रखना आपका एक आपकी हैसियत हो जाती है, उसके पासपोर्ट की वैल्यू है। क्योंकि आप अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी आपके पास एजुकेशन होगी, आपके पास बाकी काम के तरीके होंगे, सरकार वहाँ की मजबूत है, देश मजबूत है। जब आप देश को आगे बढ़ाओगे, अगर आपका देश आगे बढ़ गया, अपने आप आगे बढ़ जाओगे। जो हमारा भारत कहते हैं ना कि बहुत आगे था, बहुत बड़ा था, संस्कार के साथ बड़ा हुआ था, शिक्षा के साथ बड़ा हुआ था। आज वेद पुराण बचे इसीलिए है ना कि गौरव कंठस्थ था। अगर मान लीजिए जनता को याद नहीं होता है तो क्या होता? अगर लोगों को याद नहीं होता तो ये कहीं मिलता नहीं आपको। ये लोगों की याददाश्त के सहारे दोबारा लिखा गया है, वरना सब जल चुका था। तो इसलिए जलने का फायदा नहीं है। खुश रहो, प्रसन्न रहो और आगे बढ़ो, दूसरों को भी बढ़ने दो। सर जैसे लॉयर बनने के लिए आप किस कॉलेज से पढ़े हो, कितना इंपॉर्टेंट होता है? देखिए अगेन मैं आपको कहूंगा कि जो आप बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हो तो अच्छी बात है, फ्रेटर्निटी मिल जाती है। कौन से फेमस स्कूल है सर? जैसे NLU है, बंगलौर का भी अच्छा है, NLU दिल्ली भी अच्छा है, आपका OP जिंदल स्कूल भी अच्छा है, आपको IP यूनिवर्सिटी भी ठीक है, नालसार भी ठीक है, NLU तो सारे ही मैं कहता हूँ कि ठीक है। और मैं कहता हूँ कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी वो भी ठीक है। ओके। जहाँ भी आप पढ़ते हो, जहाँ आपको पढ़ने, मान लीजिए आपको फीस देनी है, अब जिंदल में सारे बच्चे तो नहीं पढ़ सकते। बार काउंसिल का भी एक कॉलेज खुला है गोवा में, 10 लाख की फीस ले, सारे बच्चे नहीं दे सकते। आप इतनी फीस दे नहीं सकते जब, तो आपको कम फीस में कहाँ पढ़ सकते, वो इंपॉर्टेंट है। आपको डिग्री भी चाहिए, आपको पढ़ना भी है और एक माहौल भी चाहिए। तो सबसे जरूरी है कि उस बच्चे की मेहनत, लाइब्रेरी में कितना टाइम बिताता है, पढ़ने में क्या टाइम लगाता है, केस में कहाँ जाता है, सीखता किससे है, कौन उसको गुरु मिलता है, संगत कैसी है। अब बड़े से बड़े कॉलेज में जहाँ आप 10 लाख फीस दे रहे हो, उस आप देखिए पाएंगे कम से कम 15% बच्चे, उनको डी एडिक्शन के लिए ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। 50 लाख रुपए तो इस बात के खर्च होते हैं कि वो ड्रग्स लेना छोड़ दे। ये भी है। आप उसी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे 50 लाख की फीस वाले ही पढ़ रहे हैं, आज कक्षा 3 फेल, 5 फेल, 10वीं फेल, 11वीं फेल, मंत्री भी हैं, MLA भी हैं। क्या वो खराब काम कर रहे हैं? वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि आप सामाजिक अनुभव से ज्यादा सीखते हो, आपको समाज सिखाता है। आप चीफ मिनिस्टर से बड़ी कोई कुर्सी मैनेजमेंट की तो है नहीं, उससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है। आप बैठ जाओ उस कुर्सी पे 5 साल, आप सीख गए सब। क्या सीखना है आपको? अधिकारी सिखाएंगे आपको, जो IAS हैं वो सिखाएंगे, टीचर सिखाएंगे, यूनिवर्सिटी सिखाएगी, कॉलेज सिखाएंगे। तो ये है, कोई कॉलेज उतना मैटर नहीं करता है। जरूर कॉलेज मैटर करता है शुरू के टाइम में, एलिमनी के टाइम में, पहली जॉब के लिए। लेकिन मैं हर एक बच्चे को कहता हूं कि अंग्रेजी सीखो, हिंदी सीखो और साथ साथ कोई एक भाषा और सीखो, अगर आप चाहते हो कि हिंदी का विकास हो। आप देखिए संस्कृत से बढ़िया कोई भाषा तो नहीं थी देश में, दुनिया में, आज भी नहीं है। लेकिन संस्कृत क्यों खत्म हो गई? बोलने वाले खत्म हो गए? नहीं, बोलने वाले नहीं खत्म। क्यों खत्म हुए बोलने वाले? यही तो बात है। क्योंकि आपने संस्कृत को व्याकरण की परिधि में बांध दिया, इसी वजह से वो आगे बढ़ी और बाद में नए शब्दों का अंदर लेना मुश्किल हो गया। कोई नए शब्द नहीं आए। आप देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हर साल हर भाषा के शब्द ले लेती है।
हर भाषा के कम से कम 50-60 शब्द उसमें नए आ जाएंगे, बड़क्कम उसमें आ गया, ऐसे क्या क्या शब्द नहीं आ गए, नमस्ते भी आ गया। लेकिन आपकी जो हमारी डिक्शनरी है उसमें हम बाहरी भाषा के शब्दों को नहीं लेंगे। जितना मुश्किल हिंदू से मुसलमान होना है, उससे भी ज्यादा मुश्किल मुसलमान से हिंदू होना है। शब्दों की वजह से, इस समाज की वजह से आपने ऐसी आदत बांधी व्याकरण से बाहर नहीं जाने की। आप ये तो मानो कि भाई हम सारे के सारे एक तो सभी अपने ही हैं। जब आप इस तरह से लोगे समाज को, तो आप उनकी लैंग्वेज भी ले लोगे। लैंग्वेज ले लोगे तो संस्कृत व्याकरण फाउंडेशन हो गई, उसके ऊपर बाकी सारे भाषाएं खड़ी होती गई। आपकी भाषा इतनी ऊपर जाती, इतनी बड़ी होती कि पूरी दुनिया में यही भाषा बोली जाती। ये तो इसी तरह से कि आप बदलाव को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो भुला दिए जाओगे, भूल दिए जाओगे, बस वही बात है। अब आप देखिए, जिसका राज होता है उसकी भाषा चलती है। मुगलों का राज आया तो फारसी में एफआईआर लिखी जा रही है, आपकी अरबिक चल रहा है, आपकी उर्दू चल रही है। आज भी कश्मीर में उर्दू चल रहा है। दिल्ली में तो हाल तक सब कुछ उर्दू में ही होता था, अभी लास्ट ईयर शायद खत्म किया उसको। सब कुछ उर्दू के वर्ड्स थे, लिखते हिंदी में थे मगर उर्दू में उर्दू के वर्ड्स होते थे। अब आप जिसका राजा जो राजा है वो क्यों सीखे? होना ये चाहिए कि जो राजा बने वो सब सीख ले। अब साउथ और नॉर्थ की ऐसी डिवाइड कर रखी है कि आप किसी तमिल तेलुगु के साथ आप बैठ जाएं, वो नॉर्थ इंडियन के नाम पे ही चिढ़ता है। आप हिंदी थोप सकते हो क्या उसके ऊपर? नहीं थोप सकते आप। उसका तरीका केवल और केवल एक है कि आप हर लोग को कंपलसरी कर दो कि आपको कोई ना कोई 4 भाषा 3 भाषा सीखनी पड़ेगी। हर एक आदमी हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, एक भाषा और सीखनी है इस देश की, तो क्या भाषा सीखेगा? तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम सीखेगा। वहां वाले को मलयालम बोलता है, इंग्लिश बोलता है, तीसरी भाषा हिंदी सीखेगा, तो आपकी भाषा अपने आप बढ़ गई। आप ये कहो कि नहीं आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी, फिर कोई नहीं बोलेगा। पड़ेगी वाले पे तो देखिए डेमोक्रेसी है इंडिया में। आप कोई काम आपको करना पड़ेगा। अभी आपका कोई डोर नॉक करे और बोले भाई साहब, आप नाराज हो जाए मगर दरवाजा खोल देंगे डोर नॉक करने पे। लेकिन अगर आप गाली दे दे के बोलें कि दरवाजा खोल, तो आप तो गन लेके पहले आओगे, दरवाजा तो बाद में खोलोगे, तब तो जिद आ जाएगी। ये नहीं करो। तो भाषाओं का जो पतन है, विकास है, कल्चर का, साहित्य का, अब हम सब देखिए, आप शास्त्रीय संगीत को भी ऐसा बांध दिया है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो शास्त्रीय संगीत, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। पढ़े लिखे हो फिर तो बहुत एंजॉय करते हो, क्या संगीत है। लेकिन अगर आपने ऐसा व्याकरण में उसको बांधा है कि जो सुन रहा है वो कई बार वो सो भी जाता है, समझ में नहीं आता क्या गाया है, इसको बताने वाले नहीं है, तो आप उसमें प्रयोग करो ना। आप जो गा रहे हो वो भी गाओ, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसा मिक्स करो कि आज की जो जनरेशन है उसके बात समझ में आने लगे। पहले धीरे धीरे, जैसे पहली क्लास से हम जाकर के ग्रेजुएशन में जाते हैं, ऐसे अपने प्रोग्राम के आखिरी 2 गाने शास्त्रीय गा के फिर आखिरी जो खत्म करते हो फिर मॉडर्न पे लाके खत्म कर दो। अब आप 5 गाने गा रहे हो, आपने शास्त्रीय संगीत तो पूरा दिखा दिया, मगर जनता 5 नहीं बैठी है। तो मैं नहीं कहता कि शास्त्रीय संगीत बुरा है, बहुत अच्छा है, मगर हम उतने ज्ञानी नहीं है कि हम सुन सकें उसको। हमें सिखाओ, पहले समझाओ उसको, और आप वो नहीं कर रहे हो। ठीक वही मुश्किल बाकी क्षेत्रों में भी है। तो जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे हम लोग, जो यूथ होता था, वो किसी का हाथ पकड़ ले देखने के लिए, बोले भाई तुम्हारे भाग्य रेखा ठीक है, तुम्हारे विवाह की लाइन 2 है और तुम्हारे अफेयर्स बहुत होंगे, इतने भर का उसने देख लिया, हाथ देखना सीख गया, बस हो गया काम उसका। उतना तो नहीं है ना, लेकिन ये बेसिक है। आपको समझ में आ गया कि भाई बृहस्पति के लिए आपने पुखराज पहन लिया, मंगल के लिए आपने मूंगा पहन लिया, बुध के लिए पन्ना पहन लिया। आप एक बेसिक्स जानते हो, बेसिक से काम नहीं चलेगा। लेकिन बेसिक नहीं जानो अगर, तो ज्योतिष में इंटरेस्ट ही नहीं होगा आपका। वैसे ही संस्कृत है, वैसे ही भाषा है, वैसे ही वकालत है, वैसे ही मेडिकल है। हर फील्ड के अंदर आपको शुरू बेसिक से करना पड़ेगा, फाउंडेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा, तब जाके कोई चीज बड़ी होगी और खड़ी होगी। सर, जैसे लॉयर बनता है कोई, तो इस प्रोफेशन में जाने का मोटिवेशन क्या होता है? देखिए, एक तो मोटिवेशन, चलिए मैं मानता हूँ कि मुझे तो समाज सुधारना है, दुनिया की मदद करनी वगैरह वगैरह, लेकिन असल में मनी एक मोटिवेशन होता होगा कि मुझे पैसा कमाना। ऐसा नहीं है, समाज सुधारना तो खैर किसी का नहीं होता है। अच्छा, एक बात बता दूं आपको, समाज सुधारने के लिए वकालत में कोई नहीं आता। ये जरूर आता है कि हम समाज में कंट्रीब्यूट करेंगे, ओके, समाज में हम योगदान करेंगे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसका व्यक्ति समाज में योगदान नहीं कर रहा है। जो बीज बेचता है, दुकान जिसकी है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। टेलर मास्टर जो कपड़े सिलता है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक आदमी जो रिलीजियस आदमी है, जो पूजा करता है, मंदिर में घंटा बजाता है, जो नमाज पढ़ता है, जो मुतवल्ली है, जो नमाज पढ़वाता है, या जो गुरुद्वारे में बैठे जो पंच प्यारे लोग हैं, जो भी बैठे हैं, आप एक चीज देखिए, उसकी खासियत क्या है। धर्म का जो डर है ना, वो जो डर है, उसकी वजह से आप कई बार सही बोलते हो, डिसिप्लिन में रहते हो।
इससे बड़ा कोई डिसिप्लिन नहीं है। अब आप मान लीजिए कि हमने हाफ पैंट पहना है और एक कटी टी शर्ट पहनी है, तो हम पूल के या नदी के किनारे बैठ के, समुद्र के किनारे बैठ के हम 4 हल्की बातें कर सकते हैं। आपने सिखा रखी है, टीका लगाया है, गेरुआ कपड़े पहने हैं, आपका प्रतिबंध आ गया आपके ऊपर। आपको ड्रेस कोड ऐसा हो गया कि अब आप वो काम नहीं कर सकते जो एक हाफ पैंट वाला, टी शर्ट वाला कर रहा था। आपने प्रतिबंध, सेल्फ इम्पोज प्रतिबंध है। तो मैं आपको जो एक रेफरेंस में दे रहा था इसको लेकर के, वो केवल कहने का पर्पज केवल ये है कि आपके ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन का उतना ही महत्व है और सेल्फ डिसिप्लिन होना भी चाहिए। अगर ये नहीं है आपके अंदर तो आप फिर कोई उसका फायदा नहीं है। सर मैं पूछा मोटिवेशन क्या होता है लॉयर बनने का? हाँ, मोटिवेशन पे आया मैं। मोटिवेशन पे मैं इसीलिए आया कि मोटिवेशन यही होता है कि आप जब आते हो वकालत के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई, हमने पहले ऐसे बताया, कोई आदमी केस लेके आता है, मैं वकील कैसे बना, जैसे मैं अपना ही बताता हूँ। अब मेरा तो बड़ा अलग सा वो है कि मुझे पहले जाना था सिविल सर्विस में, पढ़ने में अच्छा था मैं लाइब्रेरी में 5-6 घंटे बिताता था, लेकिन मैंने कभी कोर्स की पढ़ाई नहीं की। लाइब्रेरी में घुसता था, जो किताब मुझे दिख जाए मैं खींच लेता था और उसको पढ़ता था। कभी संस्कृत पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी आपने हिस्ट्री पढ़ ली, कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, कभी सोशियोलॉजी पढ़ ली, कभी साइकोलॉजी पढ़ लिया, जिसका कोई मतलब नहीं है। एग्जाम के टाइम में सिलेबस पढ़ लिया और वहाँ से करके आ गए। लेकिन एक आई, जो आप जब देखते हो समाज के अंदर कि कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जो सबसे मजबूत है, जिसके ऊपर कोई हमला नहीं करता, हमला करे तो कम्युनिटी पीछे नहीं हटेगी। अब आप इसकी शुरुआत में जाओ। मैं कहता हूं कि आप 1885 में चले जाइए, जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जब वही होम वगैरह को फ्रंट फेस रख के बनाया गया था। कितने वकील थे? 3/4। आजादी के आंदोलन में कितने वकील थे? 3/4। उसके बाद आजाद हुआ जब देश, तो मंत्री कितने बने? 2/3। धीरे धीरे समाज को एक बात, जो भी फीलिंग आई वो बात अलग है, लेकिन आपको ये लग गया कि इस प्रोफेशन के अंदर कुछ ना कुछ तो बात है कि इसको सामने लड़ना और खड़े रहने की ताकत इस प्रोफेशन से मिलती है। अगर मान लीजिए आप कोर्ट में जाते हैं, कई लोग हमसे मिलने आते हैं, इंजीनियर है, कोई आर्मी में रहा, कोई कहीं रहा, मेरे से मिलता है, 1 साल के बाद कहता है भैया कहीं से लॉ कर सकते हैं क्या? तो मैं बोलता हाँ जरूर कर सकते हैं। कहाँ से करें लॉ? कोई भी कॉलेज ले लो यार, जहाँ आप जाके कर सकते हो। लोग एडमिशन लेते हैं। मेरे सामने करीब 150-200 ऐसे लोग बताऊंगा जो कि बहुत ही अलग सोसाइटी के लोग थे, वो वकालत में आए। उसमें से 4 जज बन गए, आज 4 हाई कोर्ट में जज हैं, 3-4 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए, बाकी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे और अच्छा कर रहे हैं। अब उनसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी कभी वकालत में आएगा, ये जज बनेगा या फिर वकील बड़ा बनेगा, लेकिन उनको इतना मजा आया कोर्ट में आने के बाद, जो फ्रीडम देखी उन्होंने। देखिए फायदा क्या है, आप आज काम करने का मन नहीं, आप मत करो। ब्रेक लेना है, ब्रेक ले लो 1 महीने की, फिर शुरू करना है, फिर शुरू कर दो। कहीं और जाना है, जैसे हम जैसे लोग कभी कर नहीं सकते थे क्योंकि पैसे तो मिलते नहीं थे। तो वकालत में बने रहने के लिए आपको आमदनी का एक जरिया, जो कि वकालत का नहीं हो, ये बनाना पड़ता है आपको। वो बनाया मैंने। पत्रकारिता में थे, आर्टिकल लिखते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, ताकि पैसे आ जाएं आपके पास। उस पैसे से वकालत में आप टिके रहे। ये आज भी लागू होता है ये बात? अब आज कम से कम बच्चों को सैलरी मिल रही है पहले दिन से। हम लोग के टाइम में तो सैलरी देना गुनाह था, कोई देता ही नहीं था। सैलरी तो जो लॉ फर्म में है शायद उनको मिल रही है, जो अच्छा, जो किसी सीनियर को ज्वाइन करेगा ओके उसको मिलेगी। अब मान लीजिए कोई बच्चा, उसको लैंग्वेज ही नहीं आती है। अब लैंग्वेज नहीं आती है तो फिर आप लोकल कोर्ट में करो ना प्रैक्टिस, शुरू में वहां करो, लैंग्वेज सीखो और आ जाओ दिल्ली। जैसे अगर मान लीजिए मुझे भाषा नहीं आया अभी, तो हम कहां से जाएंगे? मैं नहीं कहता कि मुझे बहुत अच्छी मेरी भाषा है, कोई भी भाषा, लेकिन अगर आपकी भाषा का ज्ञान नहीं हो और आप अपनी बात रख नहीं पाए, लाख दिमाग होने के बाद, समझने के बाद उस बात को कह नहीं सकें, व्यक्त नहीं कर सकें, तो फिर आप कैसे टिकिएगा यहाँ पे? तो इसलिए आपको जरूरी है कि पहले आप वो सीखो, एक्सप्रेस करना आपको आ जाए, बोलना आ जाए, कहना आ जाए, फिर आप आ जाओ। और आपको 1 साल लगता है सीखने में, सीख जाते हो, इतना मुश्किल नहीं है।